अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 5 एनर्जेटिक्स कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 5 मतलब लेक्चर नंबर 5 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 और 72 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं। रिमेंबर इस वीडियो में जितनी वर्डिंग्स इस वीडियो में जो भी वर्डिंग्स हैं, जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं वो सेम है टेक्स्ट बुक से। तो टेक्स्ट बुक की लाइंस और यहाँ पर ये वाली लाइंस बिल्कुल आपस में सिमिलर हैं, बिल्कुल सेम है। मैंने बस पॉइंट्स बनाए हुए, मैंने उसकी हेडिंग्स दी हुई हैं। तो बेटा अगर कोई हेडिंग आपको लगे कि बुक में लिखनी ज़रूरी है, आप हेडिंग्स अपनी किताब में लिख लीजिएगा। एंड रिमेंबर दैट। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि मुझे मुकम्मल ये वाले नोट्स ही मिल जाएँ जो मैंने जो लिख कर आपके सामने जो वीडियो में रखे हुए हैं, तो बेटा वो मैंने साथ साथ हर टॉपिक के नोट्स उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से कॉपी कर सकते हैं। ले जनाब, आज की वीडियो में हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टॉपिक जो है वो शुरू हुआ है। और चूँकि ये टॉपिक इतना लंबा है और इसके 3 मुख्तलिफ हिस्से थे, तो बल्कि 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं, तो मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में तोड़ा है। तो आज आप इसका पार्ट 2 देख रहे हो, कल इंशाल्लाह पार्ट 3 आएगा और परसों इंशाल्लाह पार्ट 4 होगा। खैर जनाब, हम पार्ट 2 में यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। तो पेज नंबर है 71 एंड 72, अपनी किताब के ये पेजेस खोल लें और खोल कर मेरे साथ साथ देखें, इसको पढ़ें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल्स दी गई हैं हमारी डेली लाइफ में। तो डेली लाइफ में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, मैं दोबारा आपको रिवाइज़ कराता चलूँ, ऐसे रिएक्शंस जिनके मुकम्मल होने पर हीट एनर्जी खारिज होती है, अंदर से इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, सिस्टम से निकलकर सराउंडिंग्स में आती है। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आर प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस डिपेंड हैविली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। हमारी जो प्रेजेंट डे लिविंग कंडीशंस हैं ये बहुत हैविली टोटली डिपेंड करती हैं कि हमारे वेरियस फॉर्म्स में एनर्जी हर वक्त अवेलेबल रहे। एनर्जी किसे कहते हैं? काम करने की सलाहियत को। तो काम करने की सलाहियत हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल होनी चाहिए, वरना गाड़ियाँ काम करना छोड़ जाएंगी, वरना हम लोग भी काम करना छोड़ जाएंगे, हर चीज़ ही। अब फॉर एग्जांपल अभी जिस कमरे में आप बैठे हैं वहाँ अगर एसी या पंखा लगा हुआ है या चलो इलेक्ट्रिकल हीटर ही लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वेरियस फॉर्म्स में एनर्जी पर हम लोग डिपेंडेंट हैं फुली। Point 2. Exothermic chemical reactions are extensively used to fulfill this requirement. Exothermic reactions हमारी आज की requirement को fulfill करती हैं। In such reactions, exothermic reactions में chemical energy is converted into heat energy. Chemical energy को heat energy में convert कर दिया जाता है। We burn fuels like gas. बेटा हर वो चीज़ जो आग पकड़ कर, टूट कर, आग पकड़े, जले और आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करे, हर उस चीज़ को ईंधन कहते हैं और ईंधन की इंग्लिश फ्यूल है। याद रहे, हर वो चीज़ जो जलने के अमल पर आपको हीट एनर्जी दे वो ईंधन है। तो जी हाँ, आपके घर के अंदर, आपके घर में चूल्हों के अंदर जो गैस आ रही है, आप उस गैस को इग्नाइट करते हो, इग्निशन देते हो, मतलब आग लगाते हो। और जब उस गैस में आग लग जाती है तो उस आग पर आप खाना वाना पकाते हो। गॉट इट? तो वो गैस ईंधन है, वो गैस फ्यूल है जो जलकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप कोई लकड़ी जला रहे हैं और लकड़ी जलकर हीट निकल रही है, कोयला जला रहे हो, हीट निकल रही है, तो जी हाँ, ये सारे फ्यूल्स हैं। जब पेट्रोल को आग लगेगी तो पेट्रोल में से भी हीट एनर्जी निकलती है। तो मेरा बच्चा, ये सारे ईंधन थे, ये सारे फ्यूल्स हैं। वी बर्न फ्यूल्स लाइक गैस, ऑयल एंड कोल टू कुक। गैस, ऑयल मतलब तेल, पेट्रोलियम, और कोल मतलब कोयला, टू कुक फूड एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पसेस इन आर होम एंड इंडस्ट्री। तो बेटा ऑयल में कैरोसिन ऑयल की भी एक मिसाल है, मिट्टी का तेल। हमारे बचपन में मिट्टी के तेल के चूल्हे होते थे, तो वो तेल में हम वो डाल देते थे थ्रेड्स, और जो थ्रेड्स थी वो जलती थी और उसके ऊपर कुकिंग करते थे। खैर जनाब, कंबशन प्रोसेस, कंबशन का मतलब लिख लें जलने का अमल। कंबशन प्रोसेस का मतलब है जलने का अमल। लो जी, ड्यूरिंग दिस जलने का अमल, दैट इज ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस, जिसे हम कंबशन कहते हैं, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो मेरा बेटा, जब भी कोई चीज़ जलती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है। तो मैं देख रहा कि एक शख्स को आग लग गई, एक बंदे को आग लग गई, तो लोगों ने क्या किया कि लोगों ने पास रखी हुई बोरी थी या कोई कंबल पड़ा हुआ था, वो कंबल लेकर तो उसके ऊपर रख दिया, उस बंदे को ढांपा, उसकी आग बुझ गई। तो मैंने पूछा उन लोगों से, मैंने कहा यार एक तो उन्होंने आग लगी है, वो पहले बेचारा गर्म है, तो तुम उन्होंने कंबल दे देता है, वो उत्ते कंबल पा छड़िया। वो उन्होंने कहा कि भाईजान, ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस सबसटेंसेस प्रेजेंट इन फ्यूल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो कहना असी तो दी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म की है, असी उहदे उत्ते कपड़ा पा के उहदी ऑक्सीजन कट ऑफ कर दी है ताकि बर्निंग का अमल जो है वो रुक जाए। तो इसी तरह आग बुझाने वाले आलात यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, वो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती। वो कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जलने वाली चीज़ के ऊपर अपना कवर कर लेती है, या उसका जो फोम होता है वो कवर कर लेता है। इस तरह उसकी जो भी चीज़ जल रही होती है उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो जाती है और वो जलने का अमल रुक जाता है। तो रिमेंबर दैट what happens during combustion process? During the combustion process, the substances present in the fuels react with oxygen of the air to produce certain amount of heat.
तो इस तरीके से नतीजे के अंदर हीट निकलती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। गॉट इट। उसके बाद आ जाए बायोलॉजिकल फ्यूल्स। तो मेरा बेटा फूड्स सच एज फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये हम लोग खाते हैं, हम लोग फैट्स खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, ये हमारा जानदारों का फ्यूल है। फिर अंदर हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है और उसको तोड़ा जाता है। तो जो भी हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी में तोड़ दी जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कंबशन का अमल किया जाता है। और कंबशन के अमल को हम बायो में एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो उसके नतीजे में हमारे जिस्म में भी हीट बनती है, हीट एनर्जी बनती है। अभी कल की बात है, गर्मी बड़ी थी तो मैं अपने दोस्त को, उसका मैंने बाजू पकड़ा और कहता ओ मेरा बाजू छाड़े। मैं क्या कहता तेरे हाथ कितने गर्म ने। तो बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो भी गर्मी पैदा हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हमारी जो फ्यूल हम लोग जो खाते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, उसके फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, उनके मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराकर उन्हें हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकाली जाती है। सो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म को अंडरलाइन करके लिखें, जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं वो लिखें कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों के जिस्मों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म में इस केमिकल एनर्जी जो कि अंदर मौजूद होती है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि हम लोग गर्म रहें। अब आ जाए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो मेरा बच्चा, अ लार्ज पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड एट पावर स्टेशंस। तो पावर स्टेशंस जो हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बिजली बनाई जाती है पावर स्टेशंस पर। कैसे? बाय बर्निंग फ्यूल्स। बेटा इसी गैस को, इसी पेट्रोलियम को, इसी कोयले को या किसी और सब्सटेंस को जलाकर उसको बर्न करके अंदर से हीट निकाली जाती है। द हीट विच कम्स आउट फ्रॉम देयर कंबशन, उन चीज़ों के नेचुरल गैस, ऑयल और कोल की कंबस्टन से, उनके जलाकर जलने के अमल से जो हीट निकलती है, उस हीट से पानी को गर्म करके भाप बनाया जाता है। दैट इज़ द हीट इज़ यूज टू बॉयल वाटर, और वो वाटर की स्टीम बनाई जाती है। और उसके बाद बेटा जो स्टीम है, हाई प्रेशर वाली जो स्टीम है, वो फिर टर्बाइंस को चला देती है और टर्बाइंस जनरेटर्स को चला देते हैं और जनरेटर्स बिजली बना देती हैं। दिस हाई प्रेशर स्टीम इज़ देन यूज टू रोटेट टर्बाइंस को चलाने में मदद देती है, क्योंकि एक प्रेशर आ जाता है ना, वो स्टीम टर्बाइंस के पंखों को प्रेशर से धक्का देकर मूव करा देती, और इस तरह वो मशीनें चल पड़ती हैं, विच इन टर्न जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद बेटा कंबशन इन व्हीकल्स कहते हैं जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, ठीक है, साइकिल को निकाल कर। तो साइकिल के अंदर चूँकि फ्यूल ऐड नहीं हम करते, तो ये उन चीज़ों की बात हो रही है जिनके अंदर हम फ्यूल डालते हैं। फ्यूल मतलब पेट्रोल वगैरह डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल। सो वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल ड्राइव करते हुए, अगर आप बाइक चला रहे हो या बस चला रहे हो या ट्रक चला रहे हो या गाड़ी वगैरह चला रहे हो, इट इज़ द कंबशन ऑफ पेट्रोल। वो अंदर मौजूद पेट्रोल की कंबशन है बेटा। यहाँ अंदर मौजूद डीजल की कंबशन हो रही है, उसको जलाया जा रहा है। दैट गिव्स ऑफ एनर्जी एंड ड्राइव्स इट फॉरवर्ड, और वो फिर एनर्जी निकलती है और इस तरह गाड़ी में या बाइक में काम करने की सलाहियत पैदा होती है। ठीक है जी। तो जनाब इससे आगे बेटा फायरवर्क्स फॉर एग्जांपल आतिशबाजी, ये जो न्यू ईयर नाइट पर होती है, या फिर अगर कोई मैच जीत जाते हैं तो स्टेडियम के ऊपर जो फायरवर्क्स होते हैं उसकी फ़ोटो भी आपके किताब में मौजूद है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा जब फायरवर्क्स होते हैं, जब कोई बॉम्ब फूटता है, या जब कोई वो हिंदी में कहते हैं विस्फोट होता है, या फिर जब कोई इस तरह का रिएक्शन होता है, तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकलती है जिससे आग लग जाती है। So the one of the example of exothermic reactions people seem to enjoy the most is that of fireworks. इसीलिए बेटा अगर आपके गली मोहल्ले में आपको शक है कि किसी घर के अंदर आतिशबाजी का कोई सामान बनाकर वो घर के अंदर रख रहा है ताकि वो आगे जाकर उसको बेच सके, तो फौरी तौर पर आपने पुलिस में रिपोर्ट करनी है, उस पर केस होगा। याद रखें, रिहायशी इलाके में आप फायरवर्क्स की चीज़ों को आप नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इन्होंने हल्की सी भी ये जल गई ना, अगर जलने का अमल शुरू हो गया तो इतने धमाके होंगे और इर्द गिर्द इतनी आग भड़केगी कि आपकी सोच होगी, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो बेटा और अक्सर औकात ये जो लोग एहतियात से नहीं करते उनके हाथ भी जल जाते हैं, चेहरे जल जाते हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस पीपल सीम टू एंजॉय द मोस्ट इज दैट ऑफ फायरवर्क्स। तो फायरवर्क्स आर द रिजल्ट ऑफ कंबशन रिएक्शंस दैट यील्ड हीट। बेटा यील्ड का मतलब बनाना, ये प्रोड्यूस करते हैं फायरवर्क्स की कंबशन में, उसके जो केमिकल्स हैं उसकी कंबशन के नतीजे में बनती है। यील्ड का मतलब बनती है ढेर सारी हीट, ढेर सारी लाइट, ढेर सारी साउंड। तो ये तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं वो बनेंगी। डिफरेंट मेटल सॉल्ट्स अलॉन्ग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ कलर्स व्हेन बर्न्ड। एंड रिमेंबर दैट, हमने ये भी पढ़ा था कि जो हीट का इखराज यानी हीट खारिज होना या हीट एब्जॉर्ब होना इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकता है। तो बेटा ब्यूटीफुल कलर्स और लाइटिंग पैदा होती है, रोशनी पैदा होती है, कलरफुल लाइट्स निकलती हैं जब हम इन्हें जलाते हैं। और कौन जलता है? इनमें मौजूद मेटल के सॉल्ट्स कलरफुल लाइट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब अपनी किताब में आप इसके फायरवर्क्स की फ़ोटो देख सकते हैं
तो अजीब सी बोंगी सी फ़ोटो पता नहीं यहाँ क्यों दी हुई, और वो भी इतनी बड़ी, इतने बड़े साइज़ में दी हुई। लो बच्चों, अब एक्सरसाइज एक दी हुई है और उसके अंदर कोई 3 क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, वाई द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायोलेंटली। तो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल और वाटर प्रोसीड्स वायोलेंटली। वायोलेंटली कहते हैं बहुत ज़्यादा आग भी लग सकती है, धमाका हो सकता है, बड़े वायलेंटली, वैसे वायलेंट होना गुस्सा होता है, तो बेटा बहुत एग्रेसिवली ये वाला रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत यानी अगर एहतियात ना की जाए तो वो आप भी जल सकते हैं इससे, गॉट इट। तो वजह कहता है द रिएक्शन बिटवीन सोडियम मेटल एंड वाटर प्रोसीड्स वायोलेंटली बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके नतीजे में ढेर सारी हीट एनर्जी निकलती है। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है नतीजे में, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, एंड दिस हीट कैन इग्नाइट दी हाइड्रोजन गैस। ओए होए होए, अंदर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है, वो जो हीट जो निकली है, वो हीट हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट आग ही लगा देती, जिसकी वजह से ठीक ठाक फ्लेम्स मतलब आग के शोले निकलते हैं, और किसी वक्त तो अगर बड़े पैमाने पे हो रहा हो तो एक्सप्लोजन ही हो जाएगी, बाकायदा धमाका हो जाएगा। तो मेरा बेटा, अव्वल तो आपको ये वाला प्रैक्टिकल करवाते नहीं है, लेकिन अगर ये लोग, अगर टीचर्स आपको ये प्रैक्टिकल करवाएं भी तो वो मिकदार बहुत थोड़ी लेंगे सोडियम की, और नंबर 2 बहुत ज़्यादा कंडीशंस लागू करके बड़े सेफ साइड करके इस रिएक्शन को किया जाता है, वरना एहतियात की जाती है कि जाओ जी नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन है जी, इज मेल्टिंग ऑफ आइस एंड एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक चेंज। कहता है आइस का, बर्फ़ का पिघलना एक्सो है, मतलब उसके एंड पर हीट खारिज होती है, या ये हीट एब्जॉर्ब करने वाला अमल है। तो बेटा खुद बताओ, अब कॉमन सेंस है जी हाँ, बर्फ़ एंडोथर्मिक है, बर्फ़ का पिघलना एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एंडोथर्मिक, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो पिघलेगी, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू कन्वर्ट सॉलिड आइस इनटू द लिक्विड वाटर। लास्ट क्वेश्चन है जी, कैन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बी रिवर्स। क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिवर्स किया जा सकता है? तो सम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन बी रिवर्स अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस बट नॉट ऑल। याद रखें, कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, सबको नहीं। तो कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैन बी रिवर्स बट नॉट ऑल। जनरली, आमतौर पर रिवर्सिंग एन एक्सोथर्मिक, जनरली का मतलब आमतौर पर रिवर्सिंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्स इनपुट ऑफ एनर्जी। भाई जो एनर्जी खारिज हुई है वो एनर्जी वापस डालनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर, तब जाकर वो रिवर्स होगा। ये जिक्र कल वाले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि जब कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन आखिर पर हीट खारिज करता है, उसी हीट को आप उसको वापस दे दोगे तो वो रिवर्स चला जाएगा। सो मेकिंग द रिवर्स प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक है। तो उतनी ही एनर्जी वापस एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी वापस जाने के लिए। आज के लेक्चर में इतना ही, अपने सर अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके पार्ट नंबर 3 में, जो कि खासा मुश्किल है। अल्लाह हाफिज़।